ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास असल में वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जो कि जब कोई बॉडी स्पेस में फ्री फॉल कर रही हो, एटमॉस्फेयर में फ्री फॉल कर रही हो या किसी भी फ्लूइड में फ्री फॉल कर रही हो, तो जब उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स उस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पर वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करती है, और वो वेलोसिटी जो है हम उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म होती है, यानी कि नेट फोर्स बॉडी पर ज़ीरो होती है इस वक्त में। ठीक है, तो एप्लीकेशंस इसकी आगे आएंगी, जिस तरह पैराशूटर्स जो हैं वो गेन करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को जब प्लेन से जंप करते हैं, और डिफरेंट जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो भी सर्टेन टर्मिनल वेलोसिटी के साथ गिरते हैं। ठीक है, तो आते ही टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ, थोड़ा सा पहले इसको डिराइव करते हैं फिर डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट अस consider an object of mass m, और ये mass m जो है ये स्फेरिकल है। ठीक है, मतलब है ये कोई वाटर का ड्रॉपलेट है, कोई बॉल है जिस पे हम स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर सकें। तो जब हम इस पे स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर सकें तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इसको समझना जो है टर्मिनल वेलोसिटी को डिटरमाइन करना आसान हो जाएगा इस केस में। बाद में हम उसको जर्नल कर देंगे, सारी बॉडीज़ के लिए डिटरमाइन कर देंगे। तो एक स्फेरिकल बॉडी है, ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi इज़ इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ग्राउंड को आता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जब नीचे गिरता है तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके साथ इसकी वेलोसिटी चेंज होती है और इंक्रीज़ करती है, इनिशियल वेलोसिटी से इंक्रीज़ करती है, और किसी भी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो vf या v हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर एक फोर्स लग रही है mg, जिसकी मदद जिससे अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, पुल कर रही है mg फोर्स के साथ। जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो है इस पे एक ड्रैग फोर्स इस फ्लूइड के अंदर जो है अपवर्ड एक्ट करेगी, और वो ड्रैग फोर्स हमारे पास इक्वल होती है F ड्रैग 6 पाई ईटा R और V टर्मिनल, 6 पाई ईटा और R और सिर्फ V वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता देखिए, जब इनिशियली वेलोसिटी 0 होगी तो ड्रैग फोर्स क्या होगी, 0। फिर जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा ये सर्टन वेलोसिटी गेन करेगा तो ड्रैग फोर्स इस पे अपेयर होगी, और जो जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ड्रैग फोर्स भी उसके साथ ही। तो नेट फोर्स जो हमारे पास इस पे एक्ट करेगी, टोटल फोर्स, वो हमारे पास इक्वल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसका वेट है और ड्रैग फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे पास इक्वल हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास इसके वेट के इक्वल है mg, और माइनस जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल है 6 पाई ईटा r v। नाउ इफ जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इक्वल हो जाए ड्रैग फोर्स के, तो ये ऑब्जेक्ट इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि F नेट, इसको इक्वेशन नंबर A कह दें, तो A इम्प्लाइज दैट F नेट इज इक्वल टू 0, और F नेट 0 होने का मतलब ये है कि m टाइम A जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो 0 है, नेट फोर्स ma के बराबर होती है। तो मैस इस ऑब्जेक्ट का है वो 0 नहीं हुआ, प्रोडक्ट में एक टर्म नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है दूसरी 0 है, तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होती तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखती है ना, ठीक है, इसकी वेलोसिटी
कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, अब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एफ नेट इज इक्वल टू 0 या एम ए इज इक्वल टू 0 या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। नाउ वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको एक नाम दे देते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास v इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ए क्या बन जाएगी, एफ जी माइनस एफ डी इज इक्वल टू 0, एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर, और कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को ज़रा सा जो है सॉल्व करते हैं वी टी के लिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू एम जी, या ये 6 पाई ईटा आर पे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो वी टर्मिनल हमारे पास इक्वल होता है एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ठीक है, तो यह हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज़ मूविंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। अब देखें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पर में था, जैसे जैसे इस पर फोर्स लगती है ये क्या होता है, तेज़ होता जाता है। ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें स्फेरिकल नहीं है लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको अगर आप गौर से देखें, मैं इसको छोड़ता हूँ फ्लोर की तरफ, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है अभी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता है क्या करता है, इसकी वेलोसिटी तेज होती जाती है, इंक्रीज करती है इसकी वेलोसिटी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रिकेट आप सब लोग खेलते हैं ना, तो जो बॉल ज़्यादा ऊंची हो उसको पकड़ना आसान होता है या जो कम ऊंची हो कैच जो आप पकड़ते हैं, तो कौन सी बॉल को पकड़ना आसान होता है, जिसकी हाइट कम हो, जिसकी ज़्यादा हाइट हो उसको कैच करना आसान होता है, बहुत ज़्यादा हाइट हो जिसकी, मैक्सिमम ज़्यादा होती है ना। हाँ हाँ, हाइट जितना ज़्यादा होगा बॉडी की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस बॉल को कैच करना मुश्किल होता है। हाँ बहुत ज़्यादा हाइट हो, लेकिन फिर भी ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज, और ये बढ़ती रहती है। कब तक बढ़ती है, जब तक इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी ना आ जाए, यानी कि इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स किसके इक्वल ना हो जाए, इसके वेट के। तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट बॉल का अच्छा खासा वेट होता है, तो उसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके गेन होगी, इतनी हाइट से वो बॉल आपके पास नहीं आती है, ठीक है। और अगर कोई बॉल टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको कैच करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। अब वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, बारिश के जो कतरे हैं, उनका मैस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उस वजह से वो जब हमारे ऊपर पड़ते हैं उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, तो इस वजह से जो है वो जब हमारे ऊपर गिरते हैं तो हमें उस तरह से फील नहीं होता। लेकिन जब हेल स्टॉर्म होता है तो जब हेल स्टॉर्म सर में लगे, वो भी तो टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहे होते हैं ना, तो वो कितना सख्त लगता है, क्यों। और अगर उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, आपने देखा होगा ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं इनमें जो है गाड़ियों के शीशे तोड़ देती है हेल स्टॉर्म, भी तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना। तो बॉल तो उससे भी वजनी होता है, तो वो उसको कैच करना बहुत ज़्यादा, अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी से आएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे आता है इसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, अनलेस लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए, वेट के
इक्वल हो जाए। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है ना, 0 से स्टार्ट हुई और मैक्सिमम तक गई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो फिलहाल, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी attained by an object while falling through a fluid, ब्रैकेट में रेजिस्टिव मीडियम कह दें, falling through a fluid, resistive medium, the maximum velocity, बल्कि maximum velocity attained by an object while falling through a fluid, resistive medium, is called the escape velocity, the terminal velocity. ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल फाइलिंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यह हमारे पास होती है टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी को हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि हमने जो मैस कंसिडर किया था वो क्या था, स्फीयर था, तो इसको हम बजाय इसके कि मैस की सेंस में लिखें, हम इसको डेंसिटी की सेंस में लिखते हैं। डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस किसी ऑब्जेक्ट का फिजिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक व्यू होता है, यानी कि बड़ा व्यू होता है, और डेंसिटी उसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अब इस दीवार का मैस फाइंड करना बहुत मुश्किल है या नहीं? पूरी दीवार का मैस कैसे फाइंड करें? लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना, क्या? हम ऐसा करते हैं कि इसमें से एक पीस तोड़ देते हैं दीवार में से, छोटा सा, इतना सा, और उसका मैस फाइंड करते हैं और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो उसके मैस को वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? डेंसिटी। क्या मिल जाएगी? डेंसिटी होती है हमारे पास रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी है, अब यह हमें छोटे से मैस की मिल गई, तो इस पूरी दीवार का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं ना। इसकी हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, और इसकी हम विड्थ भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमें इस दीवार का क्या दे देगा? वॉल्यूम दे देगा। अब इसका पूरा मैस फाइंड करना आसान है। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपने वो छोटे पीस से फाइंड कर दी थी ना, छोटे पीस का मैस डिवाइडेड बाय छोटे पीस का वॉल्यूम, आपको क्या मिल गया? डेंसिटी। और वो इस पूरी दीवार की क्या है? यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। तो अब जो है वॉल्यूम आपने मेजर कर लिया, डेंसिटी छोटे पीस से मिली हुई थी, मैस के साथ डेंसिटी को, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा? पूरी दीवार का मैस, उस दीवार का भी, इसका भी, पूरे कॉलेज का फाइंड। तो डेंसिटी का यह फ़ायदा है कि आप जो है, आपके पास अगर डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है तो आप जो है मैस को बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं इस सिस्टम को जो है अपने वॉल्यूम की सेंस में लिखना चाहता हूँ। तो मेरे पास डेंसिटी की सेंस में लिखना चाहता हूँ। तो मैस डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है, डेंसिटी जो होती है रो, यह हमारे पास इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मैस की वैल्यू मिल जाएगी m इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब स्फीयर जो होता है हमारे पास, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है v,
ये कैपिटल V है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये बन जाएगी, m की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, ठीक है। तो ये यूँ लिखा हुआ है असल में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, ठीक है। सलाम, बैठ जाओ। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर वी। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 1/6 पाई ईटा आर। समझ आई? तो 4 1 2 2 4 और 2 3 और 3 3 9। तो इधर से मैं करता हूँ 2 2 4 और 2 3 6 और ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वी टर्मिनल हमारे पास आ जाएगी 2 पाई, अच्छा आर क्यूब और आर जो है कट जाएंगे और आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 9, सॉरी पाई भी कट जाएगा, ठीक है। 2 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, इधर हमने डेंसिटी को भी पुट करना है। मैस इक्वल होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। और सॉरी यार, इसको मिटाओ ज़रा। वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम जो है इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी m की जगह आ जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और आगे क्या है g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। तो रो और वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यह बन जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। 2 2 4 और 2 3 6 और 3 3 और पाई पाई से कट जाएगा और आर स्क्वायर से कट जाएगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 9 और आगे बच जाएगा ईटा 2/9 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा, ठीक है। रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ईटा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम और आर स्क्वायर क्या है, रेडियस है उस स्फीयर का। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड हो गई। यहाँ m पे डिपेंड कर रही है और r पे डिपेंड कर रही है और m क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको एक दीवार की एग्जांपल दी कि बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है जिसका मैस फाइंड करना, तो उसके बजाय हमने डायरेक्ट किसको पुट कर दिया, डेंसिटी। वाटर ड्रॉपलेट का मैस फाइंड करना मुश्किल है ना, लेकिन उसका डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी पता है, ड्रॉपलेट की उसका वॉल्यूम फाइंड करो और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी कि किस वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से पानी का कतरा जो है नीचे गिरता है, ठीक है। ये फाइंड कर सकते हो आप। तो 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा, ठीक है। ये हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन याद रखो ये किसके लिए है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, वैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटर। लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दैट क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटर के बजाय थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं। इसके साथ टाइम और स्पीड के दरमियान टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या होगा, ठीक है।
ज़रा इसको देख लेते हैं। तो यह हमारे पास जो है वाई एक्सिस पर जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट को। तो यहाँ आ जाती है हमारे पास स्पीड और यहाँ हमारे पास आ जाता है टाइम। इनिशियली एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड में अभी ड्रॉप होने वाला है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो टाइम से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन एक जर्नल जो हमारे पास वो है वो ग्राफ यूँ बनेगा ना, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी जब कोई भी फ्लूइड नहीं है, ठीक है, फ्लूइड की एब्सेंस है। अब ये समझो फ्री स्पेस है, ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस के नीचे गिर रहा है। दूसरा हमारे पास ऐसा ग्राफ भी बन सकता है जिसमें जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा होती है इनिशियली तो शुरू में यूं ही जाएगा और इस पर ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या होता है? ड्रैग फोर्स लगना शुरू होती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ड्रैग फोर्स लगती है और एक टाइम आता है जहां पर उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स किसके इक्वल हो जाती है? बॉडी के वेट के इक्वल हो जाती है। तो अब जो है अब इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो यू जो है टाइम तो नहीं रुक रहा ना, वो तो चल रहा है। इस तरह से ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी की। ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है उस पर ड्रैग फोर्स भी। एक टाइम आया जब ड्रैग फोर्स किसके इक्वल हो गई? वेट के। जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हुई तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटर की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटर जो है इसको देखते हैं। पैराशूटर क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? बच्चों आपका क्या नाम है? हाँ, ये पैराशूट क्या होता है पता है आपको? अच्छा, आपको पता है बच्चों? हबीब? बिल्कुल यही है, ठीक है। जमीन के इतने दूर मतलब जहाँ से गिरने की चांस हो तो वो पैराशूट खोल लेता है, ठीक। उससे वो आहिस्ता से जमीन पे आएगा। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? आप बच्चों, हाँ बताओ ना। ये ठीक बता रहा है, ऐसा ही होता है। पैराशूट असल में जो पैराशूटर होता है ये 2 बार टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है। पैराशूट हमारे पास एक यूँ समझें कि एक अम्ब्रेला टाइप की एक टाइट सा कपड़ा होता है जिसमें वो एयर के प्रेशर को यूज़ करके जो है अपनी स्पीड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटर क्या होती है? फर्ज करें मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। ये एक हमारे पास जो है एयरप्लेन है, ठीक है। ये एयरप्लेन है, ठीक है। तो इसमें से ये जो है हमारे पास शफीक ये जंप करता है। तो इस तरह नहीं होता, ऐसा नहीं बताया जाता इनको कि आपने
इससे जंप करते ही पैराशूट को खोल देना है, बल्कि वो क्या करते हैं, सर्टन रेंज तक नीचे वैसे ही फॉल करते हैं। पैराशूट पीछे बंद होता है लेकिन उसको खोलते नहीं है। तो उसको सर्टन रेंज तक जब वो वैसे ही फॉल करता है एयर में, तो होता ये है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है, ये ग्राउंड है, तो इसकी तरफ नीचे आते हुए इस पर ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाती है, और वो ड्रैग फोर्स जब इसके वेट के इक्वल होती है तो ये जो है एक सर्टन टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर देता है, गेन कर देता है, और बहुत हाई स्पीड होती है। उस स्पीड को गेन करने के बाद वो क्या करता है कि अपने पैराशूट को खोलता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो लास्ट में हमने फार्मूला लिखा था वो था टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल होती है टू रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब ये देखो डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जब पैराशूट को खोलता है तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ऊपर एक बहुत बड़ा बैलून बन जाता है, एक बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाता है जो बिल्कुल छोटा, जिस तरह मैंने उस दिन आपको कागज़ को फोल्ड करके बताया था, तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो खुल के साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब वो साइज़ बढ़ता है तो अब इस पे जो ड्रैग फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और भी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास पैराशूटर का, अगर पैराशूटर को खोले बगैर कोई जंप करे प्लेन से तो नीचे गिर के मर जाएगा, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से नीचे आके गिरेगा, टांगें टूट जाएंगी, अंदर जो है जो उसका सिस्टम है वो सारा हड्डियाँ वगैरह टूट जाएंगी और उसके बचने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन जब यह तरीका आप फॉलो करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि पैराशूट जो है जब आप सर्टन इधर तक पहुँचते पहुँचते आपने एक मैक्सिमम वेलोसिटी गेन की, फिर जो है आपने पैराशूट को खोला और आहिस्ता से यहाँ से जंप जब आप करते हैं तो यूँ लगता है जैसे आपने 2 से 3 मीटर की हाइट से जंप किया हो। तो 2 से 3 मीटर हाइट कुछ भी नहीं है, ठीक है, उससे बंदा जंप कर सकता है, और इतना ज़ोर से वो नीचे इम्पैक्ट उसका कोलिजन ग्राउंड के साथ इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कोई सवाल बनता है ज़हन में, बनता है ना, क्या बनना चाहिए? सवाल यह बनता है कि सर ये यहाँ से ही क्यों नहीं खोलता, यहाँ तक एक सर्टन मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों गेन करता है और उसके बाद क्यों खोलता है, क्यों? ठीक कह रहे हो, लेकिन क्यों? जब वो उसकी वेलोसिटी पहले से कम होगी और वो पैराशूट को खोलेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा और हाइट भी बहुत, जिसकी वजह से एयर में वो फ्लोट करता हुआ जहाँ वो इंटेंट कर रहा है उस जगह से बहुत दूर चला जाएगा अपने एक्चुअल पॉइंट से। अब पैराशूटर यूँ तो नहीं करता ना, पैराशूटर तो यूँ आता है कहीं, तो यहाँ कहीं अगर वो जो है इस जगह में ही खोल दे तो फिर फ्लोट करता हुआ यहाँ को पहुँच जाए, ठीक है। तो इसलिए वो सर्टन, एक बात। दूसरा, फिर इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी जिसकी वजह से इसे नीचे उतरने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये दो बातों की वजह से जो है पैराशूटर जो है वो पहले सर्टन मैक्सिमम वेलोसिटी इसके टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है, उसके बाद जो है पैराशूट खोलता है तो एक दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी क्या करता है, गेन करता है, और फिर जो है आहिस्ता से लैंड करता है। तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये अगर स्पीड हो और ये टाइम हो तो बिल्कुल उसी तरह से यूँ एक सर्टेन उसने मैक्सिमम वेलोसिटी गेन की, ठीक है, और जब एस्केप वेलोसिटी मिल गए, टर्मिनल वेलोसिटी उसको मिल गई, तो वो क्या करता है, अपना पैराशूट खोलता है। तो पैराशूट जब खोलता है तो वेलोसिटी के अंदर सडन ड्रॉप आता है और बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, और फिर इस वेलोसिटी के साथ वो क्या करता है, लैंड कर जाता है। यहाँ से स्पीड ज़्यादा हुई, टर्मिनल वेलोसिटी उसके वेट के ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल हुई, टर्मिनल वेलोसिटी ली, टर्मिनल वेलोसिटी को लेने के बाद उसने पैराशूट को खोला,
वेलोसिटी में सडन ड्रॉप आया और आहिस्ता से उतर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ पैराशूटर। ठीक है।